इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फिजिकल साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 को देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा देखते रहने को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, सत्य या असत्य का विचार करें। समभारिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान होने पर भी परमाणु संख्या समान नहीं होता। समभारिक तत्व कहने का मतलब क्या होता है? आइसोबार। आइसोबार देखिए, ऐसे तत्वों को समभारिक या आइसोबार कहा जाता है जिनका मात्रा संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर समान होता है, किंतु परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है? आइसोबार कहा जाता है। इस आइसोबार को आपको समझ लेना है। आइसोबार, समभारिक मतलब आइसोबार। तो इसमें क्या होता है? मास नंबर सेम रहेगा किंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ऐसे तत्वों में अगर आइसोबार है तो ये चीज़ तो होगा ही होगा, है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आपके पास अगर कैल्शियम 2040 और ऑर्गन 18 और 40 है, तो देखिए यहाँ पर मास नंबर सेम है किंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या है? आइसोबार है। हम लोग उसी तरह से, अतः आइसोबार का द्रव्यमान संख्या समान होने पर भी परमाणु संख्या समान नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आपको एक्सप्लेन करना था कि सत्य है या असत्य है। एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग बता दिए। आप चाहें तो इसके तुरंत बाद एग्जाम्पल दे दीजिए, उसके अंदर इस चीज़ को लिख दीजिए, या फिर इतना भी लिखिएगा तो भी हो जाएगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वेट बॉक्स में बाटों का अनुपात 5:2:2:1 होता है। वेट बॉक्स आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेट बॉक्स किस तरह का होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं वेट बॉक्स में ऐसा क्यों होता है। वेट बॉक्स में जो वेट्स होते हैं उनका अनुपात, वेट्स मतलब बाटों का अनुपात 5:2:2:1 होता है। इसका कारण क्यों है? होने का कारण है कि 1 से लेकर 10 तक के किसी भी परिमाण में वस्तु हो, बॉक्स में बने बाटों की सहायता से तौलना संभव होता है, किसी में भी, ग्राम में या मिलीग्राम में। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास 10 से 900 मिलीग्राम में दिया हुआ है वजन मापने के लिए, तो आप आसानी से माप सकते हैं। या फिर ग्राम में भी 1 से लेकर 9 ग्राम का वजन दिया गया है, इसको भी मापने के लिए अगर बोला जाए तो आप आसानी से माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मापने में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोल लेते हैं 39 ग्राम आपको बोला गया मापने के लिए, तो कैसे करेंगे? 20 ग्राम का एक बटखरा ले लीजिए, 5 ग्राम का एक ले लीजिए, 10 ग्राम का एक ले लीजिए, फिर 2 ग्राम का और एक 2 ग्राम का। तो इस तरह से आप ले लीजिए और आपका 39 ग्राम माप सकते हैं। इसी तरह से मिलीग्राम को भी माप सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये 5:2:2:1 में बटखरों का अनुपात रहता है, ताकि 1 से लेकर 10 ग्राम में हो या मिलीग्राम में हो, हम लोग सभी माप वाले वस्तु का वजन को, वेट को माप सकते हैं ग्राम या मिलीग्राम में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए, 1 मापना है, 1 मिलीग्राम हो या ग्राम हो, तो 1, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए 2 + 1, 3 2 + 2 4 5, फिर 6 के लिए 5 + 1
7 के लिए 5 + 2, 8 के लिए 5 + 2 + 1 = 8, 9 के लिए 5 + 2 + 2 + 2 = 9, और 10 के लिए देखिए 5 + 2 + 2 + 1 = 10 आदि। यहाँ पर मैं यह भी बताते हुए चलूँ कि वेट बॉक्स में साधारणतः 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम होते हैं, जो प्रायः पीतल के बने होते हैं। इसके अलावे कम मात्रा वाले बाट 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम के होते हैं, जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, 10 ग्राम से कम मात्रा को मापने के लिए राइडर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा 1 मिलीग्राम तक मात्रा को मापा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि वेट बॉक्स में जो बाट हैं या वेट्स हैं, उनका अनुपात 5:2:1 जो होता है, उसका होने का कारण क्यों होता है? क्योंकि सरलता पूर्वक हम लोग किसी भी माप का, वस्तु का वजन को या वेट को हम लोग माप सकते हैं। देखते हैं वायुयान वायु शून्य स्थानों में क्यों नहीं उड़ता है। वायु शून्य कहने का मतलब वैक्यूम, जहां हवा नहीं होता है, हवा नहीं होती है, उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वायुयान के उड़ने के लिए क्या की जरूरत होती है? ईंधन की। ठीक है, ईंधन की आवश्यकता होती है। और ईंधन क्या करता है? ईंधन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? दहन होता है। उसमें आग लगाई जाती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो जलना शुरू करता है। इस फलस्वरूप क्या होता है? उच्च दबाव पैदा होता है, और इसके फलस्वरूप वायुयान वायु की उपस्थिति में ही उड़ सकता है। और शांत मंडल के ऊपर अगर आप जाएंगे, जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, तो आप जानते हैं कि शांत मंडल के ऊपर जाने से वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। इस कारण से शांत मंडल या शांत मंडल के नीचे ही वायुयान उड़ सकता है। हवा नहीं है तो दहन नहीं होगा फ्यूल का, तो फ्यूल का दहन नहीं होगा तो वायुयान उड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है? जो वायुयान है उसमें वाल्व होते हैं, छिद्र होते हैं, उससे ईंधन और ऑक्सीजन निकलता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है? उत्पन्न होता है गैस, और उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर पैदा होता है, और इस कारण से जो नोजल के जरिए गैस निकलता है और वो वायुमंडल में चला आता है, और आने के बाद में आप देखते हैं क्या, गैस जो बाहर निकला था वह तापमान के तुरंत गिर जाने के कारण से और उस पर जलवाष्प जम जाता है। फलस्वरूप क्या होता है? वो सफ़ेद धुआं के रूप में हमें दिखाई देता है। तो यह पूरी क्रिया कहाँ पे हो रही है? हवा की उपस्थिति में होती है, जो हम लोग देख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर दहन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो फ्यूल का इस्तेमाल हुआ, और फ्यूल का इस्तेमाल हुआ तो उच्च दबाव तैयार हुआ, दबाव तैयार हुआ तो वायुयान उड़ पाएगा। अगर नहीं उड़ पाएगा, ईंधन का दहन हो ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उड़ नहीं पाएगा वायुयान। कहने की बात सीधी सी यही है। अतः वायु शून्य में वायुयान का उड़ पाना संभव नहीं है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा किस प्रकार यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है? यह लास्ट क्वेश्चन है इस फिजिकल साइंस के मैथ 1 का, मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 का। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आपको परमाणु संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी, और कैसे करके रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिए, शुरू कर लेते हैं। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक वायु शून्य नली में लगे खूब पतले, कितने पतले? 0.0004 मिलीमीटर मोटाई वाले सोने के पत्थर, गोल्ड फॉयल बोलते हैं, पर तीव्र वेग वाले अल्फा किरण। अल्फा किरण कहाँ से मिला? रेडियम नामक एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्राप्त लिया गया, और उसी से प्राप्त धन आवेशित हीलियम आयन, रेडियम से जो
आयन निकल रहे हैं धन आवेशित, वह एक्चुअली में क्या होते हैं, हीलियम के आयन होते हैं, और जो निकल रहे हैं वही अल्फा किरण हो गए। ठीक है, ये अल्फा किरण का निकलने के बाद में क्या करते हैं, आघात करते हैं किस पर, सोने के परत पर, सोने के जो पत्थर है, फॉयल है, उसके ऊपर में आघात करते हैं, बॉम्बार्डमेंट करते हैं। तो करके जब देखा तो लगभग अधिकांश अल्फा किरण बिना विचलित हुए सीधे सोने के पत्थर को छेद कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ उसी पथ में पुनः लौट जाते हैं। तो यह आपका जो एक्सपेरिमेंट हुआ रदरफोर्ड के द्वारा, आप ऊपर में स्क्रीन पर प्रयोग को देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ डायग्राम दिख रहा होगा, उसको देख के समझने की कोशिश कीजिए, और इस चीज़ को आपको एग्जाम में भी दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यह समझने वाली बात है कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, उसके भीतर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से केंद्रक भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अल्फा किरण जो है वह भी क्या है, धन आवेशित है ना, धन आवेशित है, मतलब यह भी पॉजिटिवली चार्ज है। आप सोचिए, पॉजिटिवली चार्ज से टकराया, बॉम्बार्डमेंट हुआ, आघात हुआ, इस कारण से क्या हुआ, वो पॉजिटिवली चार्ज लौट के वापस आ जाता है। किंतु बाकी जो है वो क्या हुआ, सीधा पार होके चला जाता है। इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव वाले ही लौट के चले आते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो केंद्रक के साइड से होके जा रहे हैं वो सीधे पार हो जा रहे हैं। तो जो केंद्रक है उसी से अल्फा किरण विकर्षित होकर वापस लौट के आते हैं, और बाकी जो हैं वो क्या हो गए, वो सीधे पार हो जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर थ्योरी, जिसे हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, से सिद्ध हो जाता है या निष्कर्ष निकल जाता है कि परमाणु ठोस नहीं है, और परमाणु के भीतर अधिकांश भाग रिक्त या होलो होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।